नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित आ चुका हूं आपके बीच कार्यक्रम काव्यधारा लेकर, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और जिसमें हम आपको मिलवाते हैं किसी साहित्यिक व्यक्तित्व से। तो आज भी हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे बीच में एक जाने माने साहित्यकार कवि संदीप मिश्र सरस जी को। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बहुत जयघोष बहुत में। धन्यवाद आपका। मित्रों, हम आज संदीप जी से बातें भी करेंगे और साथ ही साथ उनकी कुछ कविताओं का रसपान भी करेंगे, और ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके इसी चैनल के माध्यम से। तो आइए जुड़ते हैं संदीप जी से और जानते हैं उनकी काव्य यात्रा के बारे में। संदीप जी, सबसे पहले जुड़ते हैं, आपके जीवन में ये कविता कैसे आई, इसके बारे में कुछ बताइए हमको और हमारे साथियों को। दरअसल कविता तो स्वतः स्फूर्ति होती है, हाँ हाँ। मेरा अपना मानना है। और लेकिन कभी कभी प्रभाव होता है उसका भी, जो आसपास के वातावरण का प्रभाव होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरे परिवार में ऐसा कोई साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति नहीं था। बस स्वतः स्फूर्त आप कह लीजिए, कुछ लिखना शुरू किया स्कूली दौर में, और लिखते लिखते मुझे याद है, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि जरूर। कृतज्ञता ज्ञापित करना जो है बिल्कुल। व्यक्ति का संस्कार होना चाहिए। मेरा पहला कार्यक्रम मुझे याद है, हाँ हाँ। एक रामनाथ जलोटा बब्बू जी हुआ करते थे बिस्वा में, अच्छा। और एक रजनीश मिश्र दुखिया जी हुआ करते थे, बिल्कुल। और एक रामकृष्ण पांडे संजय जी हैं जो अभी भी हुआ करते हैं। हाँ हाँ। दोनों बाकी लोग दिवंगत हो गए। अच्छा अच्छा। तो मुझे याद है कि 90 के दशक में, 90 91 92 के दौर में हाँ हाँ। जब बब्बू जी ने अपने कार्ड पर अपना नाम काट के मेरा नाम लिखा और कहा इस कार्यक्रम में आना है। यह नवोदित साहित्यकार परिषद का कार्यक्रम है, जो ये राष्ट्रधर्म के सह संपादक रामनारायण त्रिपाठी पर्यटक जी, जिसके संरक्षक हैं। बिल्कुल। उनका बड़ा स्नेह है, बड़ा आशीर्वाद मुझे बाद में मिला। वो भी बेचारे स्वर्गवासी हो गए जी। तो उस संस्था का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा आपको आना है। मैं गया तो अक्सर ऐसा होता है, शेड्यूल होता है। रामकृष्ण पांडे संजय जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं और मित्र के रूप में हम लोगों ने साहित्य पत्रकारिता में काम किया खूब। अब वो इस समय राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं सीतापुर के। वो उसका संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा समय नहीं है, स्वाभाविक सी बात थी। तो रजनीश मिश्र दुखिया जी जो संस्था के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि अध्यक्षीय उद्बोधन का समय मैं इस युवा को दे रहा हूँ। क्या बात है। और वो मेरा पहला काव्य पाठ था। तो रामनाथ जलोटा बब्बू जी और रजनीश मिश्र दुखिया जी और उस संस्था के संस्थापक रामनारायण त्रिपाठी पर्यटक जी, उन तीनों को प्रणाम करता हूँ, जहाँ से मंचीय मुझे जो है काव्य यात्रा के आरंभ का जो है अवसर मिला। और बाद में तो हम लोगों ने बड़ा काम किया। शुरुआत तो मैं यहीं से कह सकता हूँ आपसे। ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि आपने उन सभी को याद रखा है और उन सभी के लिए आपका मन आज भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। मैं याद करता हूँ। मैं अब जो नवोदित साहित्यकार परिषद से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, एक ब्रेक के बाद जब दोबारा काम शुरू किया तो साहित्य सृजन संस्थान के नाम से हम लोगों ने काम शुरू किया। उसके वार्षिकोत्सव में अभी भी जो है जो पुरस्कार चलते हैं, वो तीनों वरेण्य लोगों के नाम पर स्मृति में पुरस्कार चलते हैं। ये अपने आप में एक और अच्छी बात है कि कम से कम ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। ये तर्पण का एक सबसे जो है प्रभावी तरीका। वाह। तो सरस जी हमारे बीच में है मित्रों। सरस जी से बातों का सिलसिला भी चल रहा है और बातों का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ उनकी कविताओं के साथ कुछ और हम इसमें रस जोड़ें और संदीप जी से आग्रह करें कि आप अपनी कुछ सरस कविताओं को हमारे साथियों तक पहुंचाएं। सुनाता हूँ, एक मुक्तक सुनिएगा। जरूर, स्वागत। भावना दुलारने की बात कीजिए, भावना दुलारने की बात कीजिए, शब्द को संवारने की बात कीजिए, जिंदगी की हर वेदना के हर चढ़ाव को गीत में उतारने की बात कीजिए। क्या बात है, क्या बात। गीत में उतारने की। और एक जो मेरी पहचान का मुक्तक है, जो मुझे लगता है कि हर कलमकार को, हर कलाकार को उतने स्वाभिमान के लिए वो पंक्ति उतनी आवश्यक है, उसके लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए, उतने स्वाभिमान के लिए वो पंक्तियां
वाह। अपरिहार्य होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैं नई पीढ़ी से भी अपने यही आग्रह करता हूँ। हाँ, हाँ। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। अनचाहे अनुबंध हमें स्वीकार नहीं, अनचाहे अनुबंध में अनचाहे स्वीकार नहीं। अनुबंध हमें वाह, स्वीकार वाह, नहीं, वाह। प्रियता पर प्रतिबंध हमें स्वीकार नहीं। क्या बात है। जो अपना लगता है अपना लेते हाय, 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 हाय। हैं, शर्तों पर संबंध हमें स्वीकार नहीं। क्या बात है, क्या बात। शर्तों वाह, पर संबंध वाह, हमें बहुत सुंदर। स्वीकार नहीं। क्या बात। और इसी तेवर में एक और मुक्तक आपको सुनाता हूँ, स्वागत है, स्वागत। और सुनाता हूँ सभी अपने साथियों को क्या बात। जो इस काव्य क्षेत्र में सीखने के क्रम में है। वाह। कि चुप तो हूँ लेकिन अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा। वाह। चुप तो हूँ लेकिन अपना मुंह खोल दिया तो क्या क्या होगा। मैंने तेरी दुखती नब्ज टटोल दिया तो क्या क्या होगा। मर्यादा में रहता हूँ तो मर्यादा में रहने दो, विद्रोही होकर मैंने सच बोल दिया तो क्या क्या होगा। होगा। क्या बात। विद्रोही क्या बात। होकर मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा। क्या बात है। आपने अपने इन 3 मुक्तकों में बड़ी सुंदर बातें रखी और अपने आप को भी उसमें कहीं ना कहीं अभिव्यक्त किया कि किस तरह से स्वीकार नहीं है और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे संदीप सरस जी जब कोई अपनी रचना लिखते हैं या उनसे कोई किसी रचना का जन्म होता है, तो क्या बातें उनको लगता है कि ये बातें उनकी रचना में, उनकी अपनी जो एक पहचान है उसमें ज़रूर होनी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें रहती हैं? जन संवेदना। वाह। देखिए, कवि को आम मनुष्य से ईश्वर ने इसीलिए थोड़ा सा बेहतर बनाया है मेरे हिसाब से। कोई भी दृश्य होता है तो आम व्यक्ति ठिठकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। कवि ठिठकता है, देखता है, संवेदना से सीधा तादात्म्य स्थापित करता है, और उस संवेदना से जो निःसृत होती है भावना, उसको शब्द शिल्प में निरूपित करके कविता का आकार देता है। क्या बात। तो इस लिहाज से जन संवेदना तो सबसे बड़ा पहली शर्त होनी चाहिए कविता की। और दूसरी चीज़ यह है कि व्यक्ति को, जो कविता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको जो है समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष का अर्थ ये नहीं है कि जो समय की धारा में बहता चला जा रहा है। समय के प्रति अगर विसंगतियों के विरुद्ध आपको विद्रोह भी करना पड़ता है तो विद्रोह की भी कविता आपको कहनी पड़ेगी। वाह। इस लिहाज से जो है हमारी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा बन जाती हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम लोगों को हो सकता है इस क्रम में एक ऐसा मुक्तक आए, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि बच्चा, एक ट्विटर आता है ना एक संपादकीय कॉलम में, उसमें था कि एक बच्चा जो है ग्लास धुल रहा है होटल में। उस पर एक मुक्तक मैं आपको सुनाऊंगा इसी क्रम में। स्वागत। एक मैंने दिखाया दृश्य, मैंने देखा कि गैस सिलेंडर जो दिन भर बांटता है वो वितरक उसी ड्रेस में शाम को लकड़ियां अपनी साइकिल के कैरियर में बांध के घर ले जा रहा है। क्या बात। उस संवेदना से तादात्म्य स्थापित करता है, तब कवि जो है उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती है, और वही कवि धर्म है, असली कवि धर्म वही। बाकी चारणता का कोई न तो मतलब है और ना ही उसका कोई मूल्यांकन भी नहीं होता है। बिल्कुल। मेरा अपना मानना है कि कविता वही लिखी जानी चाहिए जो छपने के लिए लिखी जाए। आहा, बहुत सही बात कही आपने। पढ़ने के लिए नहीं लिखी जाए, वाचन करने के लिए नहीं लिखी जाए। अगर छपने लायक होगी वो तो उसका वाचन तो आप कर ही लेंगे अपने आप हो जाए। और जो वाचन के लिए कविता लिखी जाती है वो कालजयी कभी नहीं हो पाती। बिल्कुल। उसकी एक समय है, आपने वो क्या है, तालियां चीखे कोलाहल वाह वाही और लिफाफा हूँ विवश में भोर होते खात खाली लौटाऊं। क्या बात। उन कवि मंचों पर जो है कविता लिखने का जो है कोई अर्थ नहीं है। आप अगर कालजयी कविता लिखेंगे तो काव्य के मंच उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑडियंस को बदलिए। एक कवि सम्मेलन का मुझे संचालन करना होता है। हमने जब पहली बार संचालन किया तो उसका एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति संचालन किया करते थे, तो हमने आयोजकों से बड़े संकोच से पूछा, हमने कहा ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संचालन करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका संचालन थोड़ा शिष्ट रहता है, साहित्यिक रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब इसका संचालन आप ही करें। तो
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अपनी बड़ाई करने की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप सिर्फ अपना काम अपने स्तर से करिए, मूल्यांकन तो समय और मंच अपने आप करता ही रहता है। बिल्कुल, लोग बखूबी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ें किस स्तर पर निश्चित रूप हैं। से होती है। आप जैसा परोसेंगे वैसा लोग, आप अब ये मुझे नहीं पता कि ऑडियंस पहले बदली या कभी पहले बदले, लेकिन क्षरण तो कहीं से शुरू हुआ, बिल्कुल, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल। मैं तो अपने कवि सम्मेलनों का संयोजन करता हूँ तो मेरी एक अघोषित शर्त रहती है कि कोई नशे में कवि के मंच पे नहीं आएगा। वाह! ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो एक नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं और एक साहित्यकार के रूप में तो निश्चित रूप से ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमें अपनी रचनाओं से, अपने साहित्य के माध्यम से समाज को कुछ देना होता है बिल्कुल। और अगर उसमें हम ही पूरी तरह से अगर सही नहीं होंगे तो हम आगे कैसे चीज़ें बढ़ाएँगे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप इन सब चीज़ों को बखूबी अपनी जो रचना धर्मिता है उसमें रखते हैं और उस तरह से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में एक बात अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई थी, आपकी एक संस्था भी है साहित्य सृजन नाम से, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ हमारे साथियों को। साहित्य सृजन संस्थान के नाम से हम लोग कार्य कर रहे हैं पिछले लगभग 10 वर्षों से। हुँ, हुँ। इसके पहले मैंने आपको बताया नवोदित साहित्यकार परिषद में हम लोग काम करते थे, बिल्कुल। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से और कुछ पारिवारिक कारणों से वो ब्रेक लगने के बाद फिर पर्यटक जी दिवंगत हो गए। जी। तो वो जो है एक जो बीच का रिक्तता आई, उसके बाद जो है जब हम लोगों ने नए सिरे से काम किया, तो न वो लोग रहे, न वो टीम रही, न वो उससे जुड़ाव रहा। हुँ, हुँ। हालांकि मेरा आज भी बड़ा जुड़ाव रहता लगाव है होगा। नवोदय साहित्यकार परिषद का। जब भी कहीं नाम सुन लेता हूँ मैं, बिल्कुल। शरद मिश्र सिंधु या भावुक बिल्कुल, जी वगैरह बिल्कुल। काम करते हैं, तो मैं उतना ही जो है आज भी गदगद हो जाता हूँ। और आज भी अगर वो मुझे किसी गोष्ठी में भी आमंत्रित कर लें तो मैं निश्चित रूप से पूरे दिन का समय देने के लिए उनके लिए तैयार रहता हूँ। वाह! तो उस रिक्तता के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो साथियों ने एक संस्था बना ली, साहित्य सृजन मंच। अच्छा। काम करना हम लोगों ने शुरू किया। फिर जब उसका रजिस्ट्रेशन की नौबत आई, तो पता लगा मंच के नाम से अब कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। अच्छा। तो बड़े ही बुझे मन से हम लोगों को उसको संस्थान या समिति में से एक ऑप्शन था, तो संस्थान थोड़ा सा ट्रिपल एस का अच्छा लगा, तो ये हुआ कि साहित्य सृजन संस्थान कर लिया जाए। वाह! और उसके अंतर्गत हम लोग जो विद्यालय के बच्चे हैं उनके बीच साहित्य की भाषण प्रतियोगिता की, बोलने की कला की कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। विशुद्ध ग्रामीण अंचल जहाँ पे साहित्य से संवाद नहीं होता, वहाँ पे हम लोग जो है छोटे छोटे कवि सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए एक प्रयोग किया हम लोगों ने, वो बड़ा सफल रहा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़रूर। कोई गणेश महोत्सव है, अच्छा। माता जी का जागरण है, या नवरात्रि का महोत्सव है, या महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है, या किसी का वार्षिकोत्सव विद्यालय का है, इन कार्यक्रमों को हम लोग ट्रेस करते थे। अच्छा। और आज भी ट्रेस करते हैं। उसमें हम लोग उनसे जो है कुछ शेड्यूल लेकर के मंच मांग लेते हैं। उसमें आयोजक के पास से कुछ नहीं जाता है। बिल्कुल अलग से कुछ माला, अतिरिक्त कुछ नहीं, मंच, सब पहले लाइट, से सारी तैयारी चीजें होती है। वहाँ होती हैं। बिल्कुल। बस केवल कवियों को देने के लिए उसको कुछ होता है, और स्मृत चिन्ह वगैरह होता है, बैनर हम लोग बनवा देते हैं। बिल्कुल। कार्यक्रम हो जाता है, उसको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग उसके आयोजक का जो है उसका हक अदा करते हैं, मीडिया हाइप करते हैं। हमारा भी काम होता है, हमारा उद्देश्य पूरा होता है कि उस क्षेत्र में। और एक मैं आपको बताऊं, एक नसीरपुर के पास एक अब इंटर कॉलेज हो गया है वो, वहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम कराया, तो आयोजक ने हमको दूसरे दिन बताया, कहा भाई साहब ये कार्यक्रम अपना बड़ा सफल हुआ। तो हमने कहा हाँ सफल तो हुआ। कहने इसके साथ एक और बात है कि इस क्षेत्र की सबसे मशहूर नौटंकी, अच्छा, वो आज यहाँ से सिर्फ जो है 500 मीटर पर चल रही थी, अच्छा, तब इतना सफल हुआ। ये बड़ी तो बात मुझे है। लगता है कि अगर साहित्य के क्षेत्र में इस तरह की छोटे छोटे प्रयासों से हम लोग अगर अलग जगह लेते हैं, तो यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी संस्था के अंतर्गत हम लोगों ने विद्यालय के कार्यक्रम आयोजित किए, उनके कंपटीशन कराए, उसमें उनको सम्मानित किया, उनका मनोबल बढ़ा। बच्चों को हम लोगों ने कहा कि हमारी टीम है, आप किसी से भी संपर्क करके कविता सीखना चाहते हैं, बोलने कला सीखना चाहते हैं, हम आपको मंच भी देंगे, मोटिवेशनल स्पीकर आपको उपलब्ध कराएंगे। विद्यालयों के प्रबंधकों से हम लोगों ने बात की। और उसके बाद अब एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है, साहित्य सृजन संस्थान के अंतर्गत सृजन पुस्तकालय की स्थापना। नगर में हमारे कोई पुस्तकालय नहीं था, तो वहाँ आपको सारे विषयों की पुस्तकें मिलेंगी। ये बहुत अच्छी बात बच्चों के कंपटीशन के बुक्स, नोट्स वगैरह, बच्चों के बैठ के पढ़ने की व्यवस्था होगी वहाँ पर। अरे वाह। बच्चों को कुछ हमारे समाजसेवी मित्र हैं, उन्होंने वादा किया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको जो स्कूल किट्स अगर खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उनको हम जो है किट देंगे। बिल्कुल। तो वो भी व्यवस्थाएं होंगी।
नेट कनेक्शन देंगे, वहाँ कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। वाह, ये सब व्यवस्थाएं हैं। जो आपकी आंखें छोटी हैं लेकिन सपने बड़े बड़े। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात संदीप जी ने बताई कि किस तरह से संस्था उनकी काम कर रही है और किस तरह से पुस्तकालय का जिस तरह से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल करी है, उसके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में वो काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ये एक साहित्यकार की जिम्मेदारियां होती हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आप इन चीज़ों को निभा रहे हैं। तो जी, यहाँ इसमें पर एक चीज़ और मैं और जोड़ जी, देता हूँ, ज़रूर थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन काम है तो बताने का मन होता ज़रूर है। ज़रूर ज़रूर। हम लोगों ने, हमारी संस्था का एक दैनिक समाचार पत्र संचालित है, उसमें मैं साहित्य संपादक की भी भूमिका में रहता हूँ। तो वाह, हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया, उसमें एक पाक्षिक लेखन समारोह चलता है सृजन के सारथी। अच्छा, उसमें पूरे अखिल भारतीय स्तर पे सारे साहित्यकार, उनका रचनात्मक सहयोग मिलता है अरे वाह, और उन रचनाओं का दैनिक राष्ट्रराज में प्रकाशन होता है और उनका प्रसारण होता है भरपूर तरीके से। क्या तो बात, एक तो वो होता है और दूसरा एक समीक्षक के रूप में भी मैंने एक कार्य शुरू किया। मुझे लगता है 100 के ऊपर पुस्तकों की समीक्षा, अच्छा, तो विमर्श अरे के वाह, अंतर्गत जो है हाँ हाँ, वो पूरा मीडिया हाइप दे करके हम लोग उसको लिखते हैं, उसके बाद प्रकाशित करते हैं, उसके बाद प्रसारित करते हैं। हम्म, जिनका बड़ा काम है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित जो है साक्षात्कार का कालम हम लोगों ने संवाद शुरू किया। अरे वाह, तो इस तरीके के बेबाक कालम एक शुरू किया और सृजन साधना करके कार्यक्रम। तो इस तरह के कुछ प्रकल्प जो हमने शुरू किए, उससे हम लोगों ने वरिष्ठ साहित्यकारों से और युवा साहित्यकारों से एक संवाद स्थापित किया, जिसमें पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, जिनके लिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी उनको देता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये निश्चित रूप से बड़े ऐसे प्रयास हैं आपके जो छोटे छोटे प्रयास हैं, लेकिन ये बड़ा काम करेंगे निश्चित तौर पर साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में, और इनसे एक बड़ा दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बीच बीच में कुछ कविता होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अनुरोध है आपसे कि अपनी कुछ और कविता हम हमारे साथियों तक पहुँचाएं। मैंने आपसे अभी चर्चा के क्रम में कहा था, वो अमीरी गरीबी के बीच की खाई बिल्कुल। इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि गरीब जैसे ही अमीरी के तबके में जाता है, वो एलिट क्लास से जुड़ जाता है और वो गरीब अपने समाज के लोगों को भूल जाता है। तो मैं उसी मानसिकता को केंद्र में रख करके सामाजिक चेतना जागृत हो, उस उद्देश्य से मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं, मैं आप तक स्वागत। पहुंचाता हूं। उठी दीवार आंगन में, कहो घर कौन जोड़ेगा। उठी दीवार आंगन में, कहो घर कौन जोड़ेगा। भला कतरे इकट्ठा कर समंदर कौन जोड़ेगा। अगर मैं कू का बेटा पढ़ गया तो आप बतलाओ, हमारी लग्जरी कारों का पंचर कौन जोड़ेगा। ये मानसिकता है हमारे समाज की। हमारे लग्जरी कारों का पंचर कौन जोड़ेगा। जमाने की कलंकित यह रवायत कौन काटेगा। क्या बात। यह असमानता का भाव शिक्षा ही समाप्त कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। जमाने की कलंकित यह रवायत कौन काटेगा। हवेली झोपड़ी के बीच खाई कौन पाटेगा। कोई कल कह रहा था घर सभी तीर्थ निकल लेंगी। हमारे द्वार जूठी पत्तलों को कौन चाटेगा। इस मानसिकता से जब लोग काम करते हैं तो सामंतवादी व्यवस्था पर, जिस पर प्रेमचंद जैसे लोगों ने, उसके बाद दुष्यंत कुमार ने, फिर अदम गोंडवी ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, उन्होंने जो कहा उस विसंगति पर एक प्रहार करना चाहूंगा। क्या बात। स्वागत। कि तरक्की गांव की उसका घोटाला छीन लेता है। तरक्की गांव की उसका घोटाला छीन लेता है। वो हाकिम है गरीबों का निवाला छीन लेता है। हवेली जगमगाने से उसे दिक्कत नहीं होती।
हमारी झोपड़ी का वह वाह। उजाला छीन छीन लेता क्या बात है। क्या बात। वही, और वाह। ऐसे लोग करते क्या हैं, जिन्हें घर को बचाना था आहा। वही घर लूट लेते हैं। क्या बात है। भरोसा क्या बात। आप करते हैं वो अक्सर लूट लूट लेते हैं। वाह वाह वाह। बड़ी मासूमियत से, विरोधाभास देखिएगा, बिल्कुल। बड़ी मासूमियत से यह शिकायत की हवेली ने, आहा। हमारा हक न जाने क्यों ये छप्पर लूट लूट लेता लेते है। हैं क्या बात। हमारा। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो कब ये लिखने पर विवश हो जाता है। सुनिएगा, स्वागत। कि विपदाओं में पीड़ा उनकी और नशीली होती है। आहा क्या बात। विपदाओं में पीड़ा पीड़ा उनकी उनकी और और नशीली नशीली होती होती है। अश्रु रोक लेते हैं लेकिन कोरें गीली होती वाह है। वाह वाह। क्या बात। भूख नोच लेती है आंखें, भूख नोच लेती है आते, बदहवास मन होता है। आहा। मजलूमों के हालातों में कब तब्दीली क्या बात है। होती क्या है। बात है। वाह वाह वाह। मजदूरों के वाह, बहुत सुंदर। हालातों में कब तब्दीली होती। और मैंने आपसे वादा किया था कि वो मैं मुक्तक सुनाऊंगा। बिल्कुल। सुनिएगा, स्वागत ये स्वागत। कवि धर्म होता है जो हमको उस संवेदना से जुड़ करके हमको कहना पड़ता है वाह। कि जिनके बचपन को होना था विद्यालय की क्लासों में, आहा। जिनके बचपन को होना था विद्यालय की क्लासों में, वाह। उनके सपने डूब रहे होटल के झूठे ग्लासों में। क्या बात है। क्या बात। धन्ना सेठों की औलादें पिज्जा बर्गर खाती क्या हैं, बात। मैकू के बच्चों की रातें कटती हैं उपवासों हाय हाय में। हाय हाय। क्या बात मैकू है। क्या के बात। बच्चों की रातें कटती है कटती उपवासों में। हैं उपवासों में। और वो दृश्य भी मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर सिलेंडर वितरण वाला, करने वाला, बिल्कुल। वह जवाब देहों को अक्सर लाजवाब कर लौट गया। आहा। वह जवाब देहों को अक्सर लाजवाब लाजवाब कर लौट गया। क्या बात। कुछ प्रश्नों का बोझ उठाकर मैं को घर को लौट गया। वाह। दिन भर घर घर गैस सिलेंडर देना जिसकी ड्यूटी थी, आहा। शाम हुई तो चंद लकड़ियों को लेकर घर लौट गया। क्या बात है। ये क्या बात है। विसंगतियां होती वाह। हैं, उन पर कलम चलाना कवि का स्वभाव भी होता है और कवि की जिम्मेदारी भी होती है। क्या बात है। बड़ी सुंदर पंक्तियां, बड़े सुंदर मुक्तक मित्रों संदीप मिश्र सरस जी से हमने सुने अभी, और हम उनकी इस काव्य यात्रा में उनके जीवन में क्या कुछ हुआ उन चीज़ों से भी रूबरू हो रहे हैं, उनसे भी बातें करते हुए जान रहे हैं, और उनकी संस्था किस तरह से काम कर रही है हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया आपने। आप गोष्ठियों से भी जुड़े रहे, आप कवि मंचों पर भी सक्रिय हैं, आपने कविताओं को बहुत नज़दीक से जिया भी है और देखा भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज हमारा जो साहित्य है वो एक बेहतर स्थिति में पहुंच सके, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए साहित्यकारों को क्या किया जाना चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं, आपके इस सवाल से मुझे लगता है जो दो चीज़ें स्पष्ट हो रही है। एक तो आप संभावनाएं टटोल रहे हैं और दूसरे शायद आप जानना भी चाहते हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हो रहा है। पुरानी पीढ़ी ने जो किया वो आपके सम्मुख है। नई पीढ़ी में भी बहुत सारे लोग जिनसे हम आशान्वित होते हैं और लगता है कि यार इनके जैसा लिखना चाहिए हमको। बिल्कुल। बहुत सारे नई पीढ़ी के ऐसे रचनाकार हैं, मैं किसी एक दो का नाम ले लूँ तो ये बड़े धर्म संकट की बात होगी। बिल्कुल। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं जैसे कहता हूँ कभी मंची कम सम्मोहन से दूर रहना चाहिए, लेखन पर ध्यान देना चाहिए, लिखने लायक लिखना चाहिए, बिल्कुल। छपने लायक लिखना चाहिए, पढ़ने लायक तो वो हो ही जाएगा। तो उस लिहाज से जब मैं देखता हूँ तो नई पीढ़ी के बहुत सारे रचनाकार मैं अपने क्षेत्र में भी देखता हूँ, बाहर के भी क्षेत्रों में देखता हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप मानिए कि देखिए, अगर आज आपके पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं जी, तो उस दौर में भी संजीव कुमार थे। बिल्कुल। और आज आपके पास अगर वाहियात कलाकार हैं तो उस दौर में भी मिथुन या उस टाइप के जो है जो होते थे, जो उसी टाइप की फिल्में बनाते थे जिनका जो है कोई बहुत बड़ा मूल्यांकन नहीं होता था।
तो उस दौर में भी मंची और शास्त्रीय लेखन में कुछ हल्के भी लोग रहे, कुछ वजनदार लोग भी रहे। आज के भी नई पीढ़ी में निश्चित रूप से कुछ सम्मोहन का भी शिकार हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अगर ऐसा कहूँ तो असत्य होगा, लेकिन नई पीढ़ी के लोग और जागरूक बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ये देखा है कि अगर मैं अच्छा, माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप कह देते हो कि मातृशक्ति मंच पर उपस्थित है, आप हल्की बात नहीं करोगे, बिल्कुल, तो हल्की बात नहीं होगी। ये तो आप पर निर्भर है। बिल्कुल। पब्लिक का क्या है, आप उसको तो तालियां बजानी है। आप चाहे जो है चुटकुले सुनाइए, चाहे अश्लील कविता सुनाइए, उसको तो ताली बजानी है। आप अच्छी कविता बजाएंगे तब सुनाएंगे तब भी वो ताली बजाएगा। बिल्कुल। पूरे रात कवि सम्मेलन चलते थे, अब वो कवि सम्मेलन 3 घंटे का इवेंट हो गया। बिल्कुल। लेकिन कविता आज भी है, लिखा जा रहा है। और नई पीढ़ी के मुझे तो आश्चर्य होता है कि 20 साल 25 साल की उम्र में इतना समृद्ध लेखन कहाँ से हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम्मोहन होता है कि लालच होता है कि इनके जैसा लिखना चाहिए। तो काम हो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं हो रहा है। जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने हम लोगों को सिखाया, हम लोगों ने उसको थोड़ा थोड़ा सीखा और नई पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले रही है। ये हम साहित्य के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। क्या बात। तो अब चूंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और हमारे पास कुछ ही समय शेष है, ऐसे में हम चाहते हैं कि जो हमारे साथी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तक आप अपनी क्या बात कहना चाहेंगे, क्या बात अपनी पहुंचाना चाहेंगे? मुझे लगता है जितनी टैग लाइंस थी उन्हें हमने आपसे कह डाली। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया, इसके एक फ़ायदा हुआ है तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। सोशल मीडिया ने हमारी स्वीकार्यता को बढ़ाया है। हम जिन संपादकों को अपनी रचनाएं भेज करके महीनों प्रतीक्षा करते थे, हाँ ना कि एक पोस्ट कार्ड साथ में डाला करते थे, बिल्कुल। उन तक हमारी पहुंच हुई। वो हमारी रचनाओं को पढ़ते हैं। मैं भी बहुत सारी संपादन में मैं बहुत सारी रचनाओं को जो है वहाँ से देख करके पढ़ करके फिर उनसे अनुमति लेता हूँ। क्या बात कि भाई मैं आपकी रचना प्रकाशित करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग भेजते हैं हमारे पास, लेकिन एक संपादक के रूप में मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि तो उस तरीके से बहुत सारे संपादकों की नज़र रहती है, वो आपको पढ़ते हैं और वहाँ से आप उससे जो है संवाद जोड़ते हैं। तो ये तो हो गया एक लाभ। आप मंच अगर आपको नहीं भी मिलते हैं, जैसा बहुत सारे लोग बताते हैं राजनीति की वजह से मंच नहीं मिलते, तो उनको भी मंच मिलते हैं। प्लेटफार्म है एक, आप बहुत सारी चीज़ें आप अपना सीधा लाइव कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। लेकिन इसका नकारात्मक जो पहलू है वो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा आत्मघाती है, जो सम्मोहन है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक बच्चे ने मुझको एक रचना दिखाई, तो हमने कहा इसमें तो संशोधन की आवश्यकता है, दिखाओ है कहाँ पे। मुझे लगा नोटपैड से वो दिखाएगा। उसने अपना प्रोफाइल दिखा दिया। अच्छा। उसमें उसने अपने फोटो और उस रचना की अपने नाम के साथ उस रचना को पोस्ट कर रखा होगा। तो मुझे लगा ये सबसे आत्मघाती चीज़ है भाई। आप कैसे ऐसे कर सकते हो? मैं तो आज भी, ईश्वर की कृपा है, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और आज भी इतने वर्ष जुड़ने के बावजूद आज भी हिंदी उर्दू दोनों क्षेत्रों के 2-2 3-3 ऐसे मूर्धन्य लोग जरूर हैं जिनकी मुझ पर कृपा है। मैं वो जब तक टिक नहीं करते हैं तब तक मैं उसको जो है यस नहीं मानता और उस रचना का कहीं प्रसारण नहीं करता। तो ये जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट आया है, आत्मसम्मोहन, जो ये लाइक और कमेंट को जो मानक मान रहे हैं, ये सबसे खराब चीज़ है। मुझे लगता है सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति को रहना चाहिए। बड़ी सुंदर बातें बताई संदीप मिश्र सरस जी ने, और इनकी बातों से भी हम जुड़े, इनकी कविताओं का भी हमने आनंद लिया। और मित्रों, अब समय का इशारा है कि हम यहाँ पर अपनी बातों को विराम दें। हालांकि हमारा मन और भी कर रहा था कि हम बहुत सारी और बातें करते, लेकिन फिलहाल अब हमें अनुमति लेनी होगी आपसे। तो संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए हम आपसे अनुमति लेते हैं। संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। जय घोष को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने जो यह कार्यक्रम शुरू किया है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से साहित्य से संवाद होता रहे, इसी तरह साहित्य की सरिता बहती रहे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, संदीप सरस जी की इन बातों के साथ ही साथ अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ। आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।